हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने जो बात किए थे केसी सिन्हा के थर्ड नंबर क्वेश्चन तक सॉल्यूशन कर चुके थे। तो आज की जो वीडियो में बात कर रहे हैं वो उसके नेक्स्ट से बात कर रहे हैं, यानी 4 नंबर से बात कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट समय को बर्बाद नहीं करते हैं और सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो 4 नंबर देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कंस्ट्रक्ट ए 3x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। यानी कि यहाँ जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा था कि कंस्ट्रक्ट ए 2x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। यानी कि थर्ड नंबर जो क्वेश्चन था वो सेम टू सेम 4 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है। यानी कि थर्ड नंबर हमने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये 4 नंबर भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम है। क्योंकि यदि ये सब क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है फिर 5 नंबर, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर इतना। यानी कि ये 5 नंबर भी क्वेश्चन सेम 3 नंबर और 4 नंबर के जैसा है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर बोलता है कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स इतना हुज एलिमेंट आर गिवन बाय इतना। यानी कि 6 नंबर भी क्वेश्चन आपके 3 और 4 से ही मिल रहा है, और 5 यानी कि 3 नंबर बता दिए क्वेश्चन तो 4 5 6 भी बन जाएगा। और उम्मीद करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। और कोई कुछ तो ऐसे भी होंगे जो कि पिछले वीडियो देख के ट्राई भी किए होंगे तो बना लिए होंगे। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट समझिए तो हो चुका है। क्योंकि ये तो सिंपल काफी है। हाँ, अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं क्या है 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर जो है वो है इन द मैट्रिक्स दिया गया है इतना 1 0 5 2 -3 4। तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। देखिए एक नंबर बोल रहा है कि नंबर ऑफ रो इज, इस मैट्रिक्स में बोल रहा है कितने रो है। एक नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कितने रो है। तो 1 2 यहाँ आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 रो है। हमने बताया था आपको हॉरिजॉन्टल वाला जो लाइन होता है, यानी कि ये जो लाइन है ये ये एक रो हो गया और एक दो, यानी कि एक ये रो हो गया। तो यानी कि ये फर्स्ट रो हो गया और ये सेकेंड रो हो गया। तो ये काफी सिंपल है। तो चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोलता है नंबर ऑफ कॉलम। तो कॉलम इस तरह से होता है। तो देखिए ये एक कॉलम और ये 2 कॉलम और ये थर्ड कॉलम, यानी 3 कॉलम है। तो इसका जो आंसर होगा वो थर्ड हो जाएगा। तो देखिए अब चौथा जो बोल रहा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछ रहा है। तो हमने बताया था कि रो और कॉलम के जो गुणज होते हैं उसे ऑर्डर करते हैं। यानी कि ये जो रो है ये ये सेकेंड रो है, यानी इस मैट्रिक्स में 2 रो है और 3 कॉलम है। तो 2/3 का इसे ही ऑर्डर करते हैं। यहाँ ऑर्डर में क्या हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। तो चलिए 4 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ इंट्रीज इज, यानी कि नंबर ऑफ इंट्रीज करने का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है आपसे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए हमने बताया था कि नंबर ऑफ रो गुना नंबर ऑफ कॉलम हो जाता है, यानी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो 6 हो जाएगा। तो यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। उम्मीद है कि इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो 7 नंबर का क्वेश्चन एक बार आंसर भी इसका मिला ही लेते हैं। हाँ, तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। चलिए थोड़ा रफ्तार से चलते हैं। हाँ,
8 नंबर क्वेश्चन है, लेट ए मैट्रिक्स है, लेट लेट ए बराबर एक स्केलर मैट्रिक्स। हाँ, तो ये था क्वेश्चन 8 नंबर। अब देखिए 8 नंबर में जो क्वेश्चन है दिया गया है, लेट्स इतना मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा सत्य बात है। तो फर्स्ट नंबर है, बोलता है ये जो मैट्रिक्स है इज ए डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। तो हमने पिछले जो वीडियो में बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में हमने बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के जो डायगोनल टर्म यानी विकर्ण जो होते थे उसको छोड़ के बाकी सब जो एलिमेंट्स होते थे वो जीरो होने चाहिए। ये जीरो होनी चाहिए बताया था हमने। ठीक, यहाँ देखिए ये जो डायगोनल है, यहाँ देखिए ये जो डायगोनल है इसको छोड़ के बाकी सब जीरो है, यानी कि यहाँ ये बात सिद्ध हो रहा है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब जो आगे का लाइन, हाँ डायगोनल मैट्रिक्स में आपको एक चीज और बताया था कि डायगोनल में ऑल एलिमेंट्स जीरो नहीं होने चाहिए। यदि ऑल एलिमेंट्स जीरो हो जाएगा तब तो वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन हाँ ये और ये जीरो होनी चाहिए, हो जाएगा तो भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कि डायगोनल के एलिमेंट्स में कम से कम एक को एलिमेंट्स जो होता है जीरो नहीं होने चाहिए। तो ये तो कंफर्म कर ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब दूसरा बोलता है कि बट नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। तो हमने बताया था कि स्केलर मैट्रिक्स में जो होता है डायगोनल का जो कि एलिमेंट्स होता है तीनों बराबर होनी चाहिए। यानी कि डायगोनल के एलिमेंट्स बराबर होनी चाहिए। और यदि बराबर एक नहीं होनी चाहिए, यदि एक बराबर हो जाएगा तो वह एक यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यानी कि दो या हो सकता है या तीन हो सकता है या चार, यानी एनी नंबर्स यदि बराबर हो एक के छोड़ के तो वो हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ बट डज नॉट स्केलर मैट्रिक्स, या तो यहाँ सिद्ध तो हो रहा है यानी कि ये सत्य बात है। देखते हैं और भी अगला पढ़ लेते हैं। बोलता है ए इज ए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स तो है ही नहीं, अभी तुरंत पता है, बट नॉट डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जबकि है ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स है बिल्कुल करेक्ट बात, एज वेल इज ए स्केलर मैट्रिक्स। यानी बोलता है कि क्या ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, यानी दोनों है। गलत है, इट इज रॉन्ग या गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है इफ ए इज इतना। तो इससे ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है काफी अच्छी क्वेश्चन है। बोलता है इफ ए is a row matrix as well as a column matrix then order of a matrix। यानी ये बोल रहा है ये कोई मैट्रिक्स है और वो जो मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। ओके, तो हमने तो बताया था आपको पिछले वीडियो में कि रो मैट्रिक्स क्या है। तो रो मैट्रिक्स में हमने बोला था कि ये मैट्रिक्स है हैविंग एग्जैक्टली वन रो, यानी कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें एग्जैक्टली वन रो होनी चाहिए वो होता है क्या, रो मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स में भी बताया था कि ए मैट्रिक्स हैविंग एग्जैक्टली वन कॉलम। तो यहाँ भाई कौन सा ऐसा मैट्रिक्स माने जो कि दोनों हो सकता है, वन रो और वन कॉलम का, और वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। बात को समझिएगा। तो यहाँ देखिएगा सॉल्यूशन में एक
मान लीजिए जनरल फॉर्म में एक मैट्रिक्स है, ये जो है A11 ये है, तो ये जो है देखिए ये 1/1 का है, 1/1 का। तो ये 1/1 जो है एक ऐसा, और ये जो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका 1 रो है, यानी एग्जैक्टली 1 रो, तो यानी ये 1 रो और 1 कॉलम है। और हमने बताया था ये तो 1 रो और 1 कॉलम, 1 रो को ही रो मैट्रिक्स और 1 कॉलम को ही कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि हाँ कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ तो साबित हो गया, इसमें 1 रो है तो रो मैट्रिक्स, 1 कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ 1/1 का ऑर्डर हो गया और ऑर्डर ही पूछा है, तो आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर में 1/1 ऑर्डर लिख दीजिएगा, ऑर्डर 1/1, या तो ऑर्डर बराबर लिख दीजिएगा, ऑर्डर बराबर 1/1, ये रहा इसका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर का क्वेश्चन काफी मस्त क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन जो है, हाँ 10 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है लेट ए आई जे बराबर ए इज डॉट डॉट। तो देखिएगा यहाँ क्वेश्चन करता है लेट से इतना एक मैट्रिक्स दिया गया है, और याद रखिएगा जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है कि ए मैट्रिक्स को ए छूट रहा है, ए जो मैट्रिक्स है ए बराबर इतना है, यानी ए बराबर इतना मैट्रिक्स दिया है, बी बराबर इतना दिया है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इतना, यानी कि इसमें जो पूछ रहा है क्वेश्चन, वो पूछ रहा है एक नंबर, ये क्वेश्चन एक नंबर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज। तो देखिए क्वेश्चन को देखने से समझ में आ रहा है कि जो ए नंबर पूछ रहा है ए का ऑर्डर क्या है, तो मैट्रिक्स ए ये है, तो इसका ऑर्डर जो है, तो एक हमने बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि रो वर्टिकल कॉलम, तो 1 1 2 3 1 2 3, यानी कि 3/3 का ये मैट्रिक्स है, यानी यहाँ ऑर्डर जो होगा वो 3/3 हो जाएगा, एक का जो आंसर हो जाएगा वो 3/3 ऑर्डर का हो जाएगा। अब सेकेंड नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि A23 का जो एलिमेंट्स है वो क्या होगा। देखिए ये जो 23 है, तो ए यानी कि ए आई जे, यानी ए आई जे बराबर जो मैट्रिक्स दिया गया है इतना, तो यानी ए आई वेयर आई क्या है रो और जे क्या है कॉलम, तो यहाँ जो ए आई जे इतना है, तो आई का मान क्या दिया गया है 2, यानी रो का मान 2 दिया गया है, कॉलम का मान 3 दिया गया है, यानी कि ए जो है कोई एलिमेंट्स है, ए मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट्स है, और ए जो है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स कौन है तो देखते हैं। तो ए का बात कर रहा है, देखिए ये जो संकेत दिया गया है, अब हम कैसे जानेंगे कि ये मैट्रिक्स की बात कर रहा है या ई मैट्रिक्स का बात कर रहा है, तो इसका यहाँ संकेत पहले ही दे दिया है ए आई से, यानी A23 का पूछ रहा है, तो यानी कि ए द फर्स्ट रो सेकेंड रो, यानी सेकेंड रो के और थर्ड कॉलम की बात कर रहा है, तो थर्ड कॉलम यानी -6 आ रहा है, -6 आ रहा है आंसर, तो ये इसका आंसर हो गया। थर्ड नंबर का बात कर लें। थर्ड नंबर जो है देखिए, थर्ड नंबर A31 बराबर क्या होगा, A31 बराबर जो होगा ए में ही देखना है थर्ड रो, तो 1 2 थर्ड रो और 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यानी 9 नंबर इसका हो जाएगा, 9 हो जाएगा इसका एलिमेंट। 4 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज, बी का ऑर्डर पूछ रहा है यानी कोटि। तो बी का कोटि क्या है, 1 2 3 यानी 3/4 का ऑर्डर है। तो यानी 4 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा 3/4 हो जाएगा आंसर, क्योंकि बी का ऑर्डर पूछ रहा है। उसके बाद 5 नंबर बोलता है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी में पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमने बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होता है नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो मल्टीप्लाई कर दिए 4×12 आंसर हो जाएगा इसका। और 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोलता है राइट द एलिमेंट्स इतना, यानी कि बी पूछ रहा है कि 6 नंबर पूछ रहा है कि बी जो है 13 क्या होगा। बी संकेत दे रहा है बी 13, यानी कि बी यानी कि दूसरा मैट्रिक्स में देखना है। इस मैट्रिक्स की बात कर रहा है इसकी। तो इसमें 30 वो यानी 13 जो है यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में बी। तो फर्स्ट रो तो ये है और थर्ड कॉलम तो 1 2 3 यानी कि 19 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 6, हाँ उसके बाद इसी में पूछ रहा है, इसी में पूछ रहा है 21। तो बी 21 देख लेते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 35 आंसर हो जाएगा। उसी तरह बी 33 का देख लेते हैं, 33 क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी -5 है, आंसर करेक्ट है। तो चलिए हाँ, और उसके बाद और है क्या, B24 को देख लेते हैं। 24 क्या है, 24 यानी कि सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। तो सेकेंड रो ये हुआ सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम क्या है ये, यानी कि 12 12 इसका आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट जो है वो है B23 का क्या हो जाएगा, B23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी 5/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए एक बार आंसर को मिलाते हैं, 10 नंबर आंसर को एक बार मिलाते हैं। तो 3/3 इसका हो जाएगा -6 और 9, और उसके बाद 3/4, उसके बाद 12, उसके बाद जो आंसर आ रहा है वो 19, और उसके बाद 35, उसके बाद -5, 19 35 -5 और 12, ये करेक्ट हो गया, यानी 12 π/2, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हाँ, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, वो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। ये आपके बिहार बोर्ड में पूछा नहीं जाता है ज़्यादातर। तो ये सब क्वेश्चन जो है एक लैंग्वेज वाला जितना क्वेश्चन है उसे एक वीडियो में लेकर आएंगे, फिलहाल इसको छोड़ देंगे। ऐसे काफ़ी सिंपल है, बोल रहा है कंसीडर, अच्छा छोड़ ही देते हैं इसको, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। 12 नंबर ये क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, 12 नंबर क्वेश्चन में आने से पहले जो है कुछ टर्म्स के बारे में जानते हैं। ठीक है कि क्या ये जो है देख रहे हैं कि इक्वल मैट्रिक्स आ गया। तो इक्वल मैट्रिक्स अभी नहीं पढ़ा है तो इक्वल मैट्रिक्स पढ़ लीजिए। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लेते हैं, क्या है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए कुछ टर्म्स और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद फिर एक्सरसाइज में आ जाएंगे। इक्वालिटी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है, तो फॉर एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा कि मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है पी क्यू, या तो एक्स वाई पी क्यू, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है। ठीक, और दूसरा इसके बराबर मैट्रिक्स मान लेते हैं 5 3 2 7 एक मैट्रिक्स है। ठीक, तो इस मैट्रिक्स में देखेंगे कि आखिर में कब दो मैट्रिक्स बराबर रहते हैं यानी इक्वल रहते हैं। तो देखिएगा यदि कहीं भी मैट्रिक्सेस आपको इक्वल दिया रहेगा तो उसमें देखिएगा ऑर्डर जो होता है दोनों का सेम रहता है, यानी कि कंडीशन समझ लीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर जो है सेम रहता है जब इक्वल मैट्रिक्स रहे, यानी 2/2 का ये है और इसमें भी 2/2 का है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स सेम है। तो चलिए यहाँ तक बात आपको आगे क्लियर। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है
फिर यदि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इक्वल है तो जरूर है कि उसका ऑर्डर सेम है, और जब ऑर्डर सेम है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम रहता है। ये सबसे बड़ी बात है भैया मेरे। ये जो है इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये x है, इस x का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है, क्योंकि देखिएगा ये जो x है ये मैट्रिक्स 1 1 यानी कि ये मैट्रिक्स एलिमेंट्स 1 1 है, और ये जो 5 है ये भी मैट्रिक्स का, जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स A है तो ये मैट्रिक्स B है, तो ये B 1 1 है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स इसका जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो दोनों बराबर होगा। तो हम जो बात समझाने का प्रयास किए तो आप समझ गए होंगे कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, यानी कि हियर हियर x बराबर 5 और y बराबर 3, p बराबर 2 और q बराबर 7, ये हम लिख सकते हैं, और यही इसी का यूज होता है पूरे सिलेबस में। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जो अगले टॉपिक की बात करते हैं, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो बात करेंगे दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे। तो चलिए अगला जो हेडिंग है वो लिखिए कि कब दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं और कब सब्ट्रैक्ट यानी हटा सकते हैं। तो चलिए लिखिएगा एडिशन या सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हैं, कब सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं यानी घटा सकते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं। तो देखिएगा मान लीजिए इसको भी फॉर एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स है 2 3 5 6 8 7, एक मैट्रिक्स है, तथा दो मैट्रिक्स है। लेट मान लीजिए ए इतना है और लेट फिर मान लीजिए बी कोई मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स है 9 9 2 8 3 4 6, ये एक मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स में जो दोनों देखेंगे ये 2 2 यानी 2 बाय यानी 3/2 ऑर्डर का है, और ये भी 3/2 ऑर्डर का है, यानी दोनों का जो ऑर्डर है वो समान है। यदि आपको ध्यान रहे कि दो मैट्रिक्स का जो एडिशन जो करेंगे वो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सबसे पहले समान होनी चाहिए, तभी उसको ऐड कर सकते हैं दोनों मैट्रिक्स के। तो यानी कि यदि यहाँ दोनों के ऑर्डर सेम रहे तो उसका जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ के उस मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ यदि मैट्रिक्स ए प्लस बी बराबर पूछे तो यहाँ सबसे पहले देखना कि भाई ए प्लस बी तभी हो सकता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहे। तो यहाँ ऑर्डर सेम है तो दोनों का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ देना है। ये 9 और 2 जुड़ जाएगा 10 हो जाए 11 हो जाएगा, और इसको जोड़ दीजिए 3 2 5, इसको 8 5 13, ठीक है। और उसके बाद इसको 6 3 9, और उसके बाद 8 4 12 और 7 6 13, यानी कि ये कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह a माइनस बी पूछे तो उसी तरह घटा देना है। तो 2 में से -9 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा -7, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और ये जो 5 में 8 घटाएंगे तो -3 बचेगा। उसी तरह इसको घटाएंगे 3 बचेगा, और ये 4 और उसके बाद ये 1, तो ये रहा मेरा आंसर। तो इसी प्रकार से हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं और घटा सकते हैं। तो इसी प्रकार अब
यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया बात। अब मैट्रिक्स का एक दो प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज में आ जाएंगे। तो लिखिएगा मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। इसकी जल्दी कीजिएगा थोड़ा, क्योंकि लिखिए लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में ए लिखिए, ए को लिखिएगा ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी, उसके बाद बराबर लिखिएगा बी प्लस ए, बी प्लस ए। सेकेंड में लिखिएगा लिखिएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर लिखिएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हो गया सेकेंड। थर्ड में लिखिएगा ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी, ये और ये कट जाएगा तो बी प्लस बी बराबर सी आ जाएगा। यानी कि मेरी बातों को थोड़ा समझिएगा क्या है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, वो ए एक मैट्रिक्स है और प्लस बी, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो वो जो मैट्रिक्स का आंसर आएगा वो जो है मैट्रिक्स को यदि उल्टा करके भी जोड़ेंगे तो उसका भी आंसर एक ही होगा। कहने का मतलब यही है। तो ये एक प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया। उसी तरह है ए प्लस बी और प्लस सी जोड़ेंगे, उसी तरह या तो पहले ए जोड़ेंगे बी प्लस सी जोड़ेंगे तो वो भी, उसका भी आंसर दोनों का सेम आएगा। यानी प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है वो भी क्लियर हो गया। और इसमें क्या है, ए प्लस बी और बराबर ए प्लस सी है तो ए और ए कट जाएगा तो बी बराबर सी हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ए यदि कोई मैट्रिक्स है और प्लस बी बराबर ए फिर कोई मैट्रिक्स है और प्लस सी, यानी ए और ए, तो ये मैट्रिक्स इधर आके जब घटेगा तो जीरो हो जाएगा। और जीरो एक नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स यानी कि एक जीरो मैट्रिक्स है, जो कि इसका कोई मतलब नहीं होता, ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अब क्वेश्चन 12 बनने लगेगा। तो देखिए फटाक से इसको मिटाते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, लिख लीजिएगा। तो चलिए, क्योंकि इस प्रॉपर्टीज को आगे सीधे करने भी आएगा। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, सॉरी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12 नंबर। देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है, थोड़ा इंक भर लेते हैं। तो चलिए 12 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर लिखिएगा इफ, 12 का 1 नंबर क्वेश्चन है इफ एक मैट्रिक्स है x प्लस वाई, वाई बराबर बोल रहा है वैल्यू निकालना। तो चलिए देखते हैं। एक्स और वाई हमने काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। हमने बताया था कि यदि इक्वल मैट्रिक्स दिया गया है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर कर देना है। तो वही बात करना है। इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले गिवन जो दिया गया है हमें गिवन लिखना है। गिवन मैट्रिक्स क्या दिया गया है, गिवन मैट्रिक्स दिया गया है एक्स प्लस वाई, और यहाँ 2 दिया है, 1 दिया है एक्स माइनस वाई, और इसके इक्वल दिया है 3217। तो अब जो है यहाँ क्या करना है, एक्स प्लस वाई जो है क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स है, इसके बराबर ये कर देते हैं और इसका इक्वेशन मान लेते हैं। हमको एक्स और वाई को निकालना है, तो एक ये लेते हैं इक्वेशन, यानी कि ये लेने के बाद एक्स माइनस वाई बराबर जो है क्या है 7। तो ये इक्वेशन एक सेकेंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हल जब करेंगे तो ये y और y कट जाएगा, तो ये क्या होगा 2x, और यहाँ 7 3 10, यानी 2 का वैल्यू यानी x का जो मान हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। अब जो क्या करना है, अब x का मान जो है पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिखना है पुटिंग द वैल्यू
putting the value of x in uh, sec- in equation first, एंड लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू पुट करना है इन इक्वेशन फर्स्ट में, यानी फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 3 है। तो एक्स का मान यहाँ 5 प्लस वाई 3, तो वाई बराबर 3 माइनस 5 यानी 2 आ गया माइनस। तो ये करेक्ट आंसर मेरा आ गया। आंसर एक बार मिला लेते हैं, तो आंसर तो इसका आ ही गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 और अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, आइए देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। ट्वेल्व का सेकेंड जो है, इफ पी क्यू बराबर डॉट डॉट दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन जो है कह रहा है इफ भाई इतना और इतना के इक्वल तो मैट्रिक्स है, और जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पी और क्यू दो बिंदु दिया गया है, कोऑर्डिनेट दिया गया है, और वो जो बिंदु है एक्स और वाई और x1 और y1 है, तो रिस्पेक्टिवली देन पी क्यू का मान जो दूरी पूछ रहा है वो पी क्यू का पूछ रहा है। तो सबसे पहला जो काम है वो बिंदु जो है x और y और x1 y1 बिंदु को पहले सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन में निकालते हैं, और हाँ तो चलिए देखते हैं। और हाँ एक बात और कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यहाँ बहुत से किताब में माइनस दे दिया रहता है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ सुधार लीजिएगा, यहाँ प्लस होगा तब आपके बुक के आंसर से मैच करेगा, अन्यथा इसका मैच आंसर से नहीं करता है। अब आप बोलिएगा आप कैसे जान गए, तो हम इतना बार इस क्वेश्चन को बनाए, इतना बार बनाए भैया मेरे कि रटा गया है ये सब क्वेश्चन। इसलिए आप भी मेहनत कीजिए, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये संकल्प लेके चलिए। तो अभी देखिए हमको याद आया इस क्वेश्चन में, तो ये यहाँ प्लस कर लीजिएगा और चलिए चलिए बनाते हैं। तो x और y का मान निकालने के लिए सबसे पहले इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन सॉल्यूशन जो गिवन है वो गिवन लिख सकते हैं वैल्यू, हम डायरेक्ट जो है इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर कर लेंगे, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा। तो ये -1 के बराबर हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा यदि है तो दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस x1, वो 5 के बराबर इक्वेशन सेकेंड। और उसके बाद है 3x प्लस y1 बराबर 2x, ये लेंगे 2x माइनस वाई बराबर 0, 3x प्लस y1 बराबर 13, ये थर्ड। और ये हो गया 4, ये हो गया 4। तो यहाँ जो है x और y का सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे। तो जब x और y का वैल्यू निकल जाएगा तो x का मान जब इक्वेशन सेकंड में डालेंगे तो x1 का मान निकल जाएगा, और y का मान डालेंगे। जब y का मान निकल जाएगा तो y का मान डालेंगे इक्वेशन 4 में, हाँ x का मान डालेंगे इक्वेशन 4 में तो y1 मिल जाएगा। यानी हमें फाइनली x का और y का मान सबसे पहले निकालना है। तो x और y का मान निकालने के लिए आ जाइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में। तो आ जाइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो देखिए x माइनस वाई बराबर -1 और 2x माइनस वाई बराबर 0 है।
तो देखिए हम डायरेक्ट इसको कर देते हैं, डायरेक्ट इसको क्या कर देते हैं, घटाते हैं। घटाने पर जो है डायरेक्ट लिख देते हैं। आप जैसे बनाते हैं इक्वेशन को हल करते हैं वैसे करना है, क्योंकि हम डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इक्वेशन दे दीजिएगा, सेकेंड और थर्ड थर्ड दे दीजिएगा। तो इस इक्वेशन में घटाने से क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, इसका प्लस और इसका माइनस, तो ये वाई वाई कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा माइनस एक्स, और उसके बाद यहाँ माइनस वन, तो ये वन और वन कट जाएगा, फाइनली एक्स का मान वन आ जाएगा। अब जो है एक्स का मान जो है, एक्स का मान इक्वेशन इक्वेशन किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में ही रख देते हैं। रखने पर हाँ हिंदी लिख दिए, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी भी लिख सकते हैं। या तो हिंदी लिखिएगा तो फिर लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। तो चलिए मैं सीधा पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसका जो एक्स का मान है इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो इक्वेशन फर्स्ट है एक्स माइनस वाई बराबर माइनस वन, तो इम्प्लाइज टू एक्स का जो मान है वो है वन, तो वन माइनस वाई माइनस वन, तो इस y को उधर लेके चल जाते हैं, इसको 1 को इधर लेके चल जाते हैं, यानी फाइनली y बराबर 2 आ गया, यानी x और y का मान आ गया मेरे पास। तो अब जो क्या करना है, तो अब देखिए अब जो है x का मान इक्वेशन सेकेंड में रखते हैं। नाउ अब जो है x का मान इक्वेशन यानी समीकरण समीकरण सेकेंड में रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस एक्स वन बराबर फाइव है, तो टू गुना एक्स, एक्स का मान कितना है वन है ना, एक्स का मान वन है, तो एक्स वन और फाइव, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वन बराबर फाइव माइनस टू दिया क्या हो जाएगा थ्री। अब जो है इसी प्रकार ना अब जो है फिर x का मान अगेन x का मान इस समीकरण अब की फोर में रखते हैं। फोर में रखने पर अब ये सिंपल सी बात है, पता नहीं आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, ये भी परेशानी भी बात हो जाएगी। तो अब फिर से एक बार समझ लीजिए कि हमें सबसे पहले x और y का मान निकालना है, तो x और y का मान कोरस्पोंडिंग एलिमेंट से बराबर कर दिया, सिंपली x और y का मान निकालिए, और x और y का मान जब निकाल के जब इक्वेशन सेकंड थर्ड में डालिएगा तभी तो निकलेगा x1 और y1, तो साधारण सी बात है। तो इसको अब जो है समीकरण फोर क्या है, थ्री एक्स प्लस वाई वन बराबर थर्टीन, तो थ्री गुना एक्स का मान वन है, तो वाई वन बराबर थर्टीन, और उसके बाद वाई वन बराबर थर्टीन माइनस थ्री बराबर दस, यानी कि फाइनली वाई वन माइनस दस आ गया। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया। तो अब जो है हमें पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम एक्स और वाई एक्स वन और वाई वन का वैल्यू पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बोर्ड को मिटा के बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ तक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो सबसे अच्छा है कि आप मेरे साथ बनाइए। तो देखिए यहाँ क्या है, तो लिखिएगा एक्स का जो मान आया साइड में लिख लीजिएगा, एक्स का मान आया मेरे पास वन, और वाई का मान आया टू, एक्स वन का मान आया थ्री, और वाई वन का मान आया टेन। तो चलिए अब जो है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। हाँ अब जो है देखिए बोलता है बी यानी कि एन कोऑर्डिनेट पी और क्यू इतना और इतना रिस्पेक्टिवली, यानी एक कोऑर्डिनेट आपका पी दिया गया है और क्यू दिया गया है, इसका जो है एक्स और वाई दिया गया है, और इसका दिया है एक्स वन और वाई वन दिया गया है। तो ये दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है पी क्यू,
तो इसका फार्मूला आपने क्लास 10th में ही पढ़े होंगे, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला के नाम से। तो इस डिस्टेंस फार्मूला को लगाइए। आपने पढ़ा होगा कि इसका जो कोऑर्डिनेट है इसके माइनस करके होल स्क्वायर कर देते हैं, यानी x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ x2 के रूप में x1 है और यहाँ x1 के रूप में x है। तो उसी तरह x1 माइनस x का होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस y1 माइनस y का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो डायरेक्ट देखते हैं, तो यहाँ क्या है x1 का मान कितना है, 3 है, 3 है ना, हाँ x1 का मान 3 है और उसके बाद -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या है 10 माइनस y का मान 2 है तो होल स्क्वायर। तो इस क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस यहाँ 10 में 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 और इसका हो जाएगा 64 4 क्या हो जाएगा 68। तो 68 को निकालेगा तो 70, हाँ 2√17 आ जाएगा 17। तो यानी ये आंसर आपका मिल गया। और हाँ, एक सबसे बड़ी जो बात बताने जा रहे हैं वो ये है कि यदि यहाँ पे यदि माइनस लेके बनाइएगा तो उसका आंसर आएगा 4√5, यानी कि वो भी करेक्ट आंसर है। शायद यही आता है, यहाँ तक हमको मालूम है कि ये चीज़ भी रटा गया है। हमने पिछले ही बात में बोले कि ये सब चीज़ें रटा गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सबसे पहले क्या है उसे देख लेते हैं। हाँ 13 नंबर जो क्वेश्चन है, 13 नंबर है एक्स वाई जेड ओमेगा निकालना, यानी वही प्रोसेस करना पड़ेगा जो प्रोसेस आपने पिछले 12 नंबर के एक में किए थे। तो उसी तरह से ओमेगा एक्स वाई जेड और ओमेगा का मान निकलेगा। तो ये तो लग रहा है छोड़ दें, इसको इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि अब जो है 13 नंबर जो है 13 का फर्स्ट जो है सेम टू सेम 12 के फर्स्ट जैसा है, यानी इसमें एक्स वाई का मान बोल रहा है, इसमें एक्स वाई जेड और ओमेगा का मान बोल रहा है, यानी 4 समीकरण होगा, चारों को आपस में हल कीजिएगा तो इसको बन जाएगा। अब उसी तरह 14 नंबर 13 में तीनों क्वेश्चन जो है हल्का हल्का है, यानी तीनों बन जाएगा। उसी तरह 14 नंबर में सेम टू वही प्रोसेस एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो एक क्वेश्चन मेरा मन करता है बना देने का। तो देखिए एक्स वाई जेड के वैल्यू में निकालने में सबसे हमको अच्छा क्वेश्चन जो लग रहा है वो लग रहा है 14 के थर्ड नंबर। तो आइए इसे सीख लेते हैं। 14 का थर्ड नंबर हो सकता है आप लोग से जो मिस्टेक हो गया हो, तो आइए देखते हैं 14 का थर्ड नंबर क्या है। हाँ 14 का थर्ड नंबर को बना लेते हैं। तो 14 का थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है सबसे पहले लिख लीजिए 14 का आता क्या है, इतना बोलता है फाइंड एक्स वाई जेड का मान। तो देखिएगा हम डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया गया है और x प्लस जेड बराबर 5 और y प्लस जेड बराबर दिया गया है 7। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, सेकेंड मान लेते हैं और थर्ड मान लेते हैं। ठीक तो यहाँ देखिएगा यही तो सबसे बड़ी निर्णय लेने का समय है कि आखिर में कौन कौन समीकरण लेके चले जो कि फायदा करें। तो देखिएगा यहाँ हम देख रहे हैं कि y प्लस जेड एक समीकरण है यहाँ फर्स्ट में और थर्ड में भी y प्लस जेड है, मैच कर रहा है, यानी कि ये कट जाएगा समीकरण। तो चलिए यही लेके चलते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को लेके चलते हैं। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और इसको y प्लस जेड बराबर 7। तो
ये क्या कौन इक्वेशन है फर्स्ट और ये कौन है थर्ड। तो इस इक्वेशन को डायरेक्ट घटा देते हैं, घटाने पर देखते हैं क्या है। तो घटाने पर इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये जो x है इसका साइन चेंज नहीं हो जाएगा, क्योंकि यदि इसके आगे हम प्लस जीरो लेते हैं तो जीरो का साइन अगर माइनस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा घट के x हो जाएगा, यानी कि यहाँ लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो जब साइन चेंज कीजिएगा तो ये और ये पूरा कट रहा है। तो अब x बराबर बन जाता है 2, यानी x का मान 2 आ गया। अब x का मान इक्वेशन सेकेंड में रखने पर x का मान इक्वेशन जो है सेकेंड में रखने पर तो रखिए, तो x प्लस 2 बराबर 5 है, तो x का मान कितना है 2 प्लस 2 बराबर x z है, ये z है 2 नहीं है बल्कि ये z है, यहाँ z और z, तो z है तो 5, तो z का मान क्या आ जाएगा 5 में 2 जाएगा तो 3। अब जो है नाउ फिर जो है नाउ अब जो है क्या करना है x और z का मान x और z का मान जो है इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर क्या है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, तो x बराबर प्लस वाई का मान कितना है सॉरी x का मान 2 दिया गया है, x का मान 2 प्लस वाई z का मान 3 और 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 हो जाएगा 4, यानी कि 4 आया y का मान, तो x का मान 2, एक बार मिला लेते हैं 14 में 2 4 और 3 यानी कि करेक्ट आंसर मैच कर गया। तो ये मान था बनाने का ये क्वेश्चन, तो मैंने बना दिया। तो अब चलिए 14 नंबर कंप्लीट हो गया और इसी प्रकार 15 नंबर है वो भी बन जाएगा। अब देखिए 16 नंबर आ जाते हैं। 16 नंबर काफ़ी सिंपल है, दोनों को ऐड करना है a प्लस बी ए माइनस बी 3a, हमने बताया थ्री ए माइनस सी बोलता है, यानी 3a, यानी कि a जो मैट्रिक्स है और 3 से सारा में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो ये तीसरा भी बन जाएगा, दूसरा भी बन जाएगा। याद रखिएगा, मान लीजिए एक बात बताते हैं, मान लीजिए 3a मैट्रिक्स को करा है निकालें, तो ये जो मैट्रिक्स है कुछ एलिमेंट्स होगा 1 2 3 4, तो ये जो एलिमेंट्स सभी से ये जो थ्री जो मल्टीप्लाई होगा वो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखिएगा इस तरह का है। तो ये सब तो सिंपल है, ऐसे बता दिए। अब देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है, 18 जो 7 नंबर तक क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल है। ये क्वेश्चन ऐसे ऐड करने दिया है, जब आप ऐड कीजिएगा तो फार्मूला लगेगा, जैसे 4 नंबर में कुछ फार्मूला लगेगा, 5 नंबर में भी कुछ फार्मूला लगेगा, तो ये सब तो a प्लस बी होल स्क्वायर, ये सब तो सिंपल सा फार्मूला है, तो ये भी बन जाएगा। अब जो 19 नंबर देखिए, 19 नंबर जो क्वेश्चन अभी जो ये बता रहे थे ये सेम टू सेम 19 नंबर है। 19 नंबर में कोई मैट्रिक्स दे दिया गया है और उसके बाद 3a निकालने का रहा है, यानी 3 से पूरा जो a है ये 3 पूरा a मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। ये सब तो मौखिक क्वेश्चन बन रहा है। अब देखिए 20 नंबर, ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ये भी बन जाएगा, 21 भी बन जाएगा, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बनाने से क्या फ़ायदा, जब बन ही रहा है तो ये सब आप भी बना सकते हैं। 22 नंबर भी क्वेश्चन सिंपली है, तीनों को देखिए 22 नंबर जो क्वेश्चन है 3 को दे दिया है, 3 किताब आप अपना देखिए और मेरा बात को सुनिए। देखिएगा 3 को मैट्रिक्स दे दिया गया है, अब समझिएगा ज़्यादा क्वेश्चन हल करने से बेहतर है कि आप हल कीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस बनेगा। हम तो इतना बार बनाए कि क्वेश्चन करने की बात ही नहीं है, तो हमको बनाने से कोई फायदा नहीं है। तो देखिए
22 नंबर जो है 22 नंबर तो एक मैट्रिक्स है, फिर एक मैट्रिक्स है, ठीक, फिर एक मैट्रिक्स है। ज़्यादा आपको समझ में नहीं आता है, देखिए दोनों का ऑर्डर समान है, 2/2, 2/2, 2/2। तो सबसे क्या करना, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, ये बी है, सी है। सबसे पहले मान लेना है आपको ये मैट्रिक्स ए बी सी, और उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, ए प्लस बी बराबर निकालना है। ए प्लस बी बराबर जो निकलेगा, और उसके बाद क्या करना है, ए प्लस बी और उसके बाद प्लस सी जोड़ देना है। तो अब जो फाइनली हो जाएगा, यही आपका आंसर निकल जाएगा। तो हम समझा दिए, इस तरह भी बना सकते हैं, या तो दोनों दो मैट्रिक्स को पहले जोड़ के तीसरा जोड़ सकते हैं। तो चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट में, 23 नंबर भी क्वेश्चन बन ही जाएगा। इसमें भी एक्स वाई का मान, 24 नंबर भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब आया क्वेश्चन नंबर 25, थोड़ा सा है डिफरेंट। तो आइए 25 नंबर बनाते हैं। 25 नंबर एक बना ही लेते हैं, जब डिफरेंट क्वेश्चन है। तो 25 नंबर देखिए क्या है 25 नंबर। तो देखिए 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, बोल रहा है इफ ए डायगोनल, इफ ए इफ ए बराबर डायगोनल दिया गया है 1 2 3, ठीक, और -3 है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए ए जो है एक डायगोनल इतना दिया गया है, और डायगोनल मैट्रिक्स इतना दिया गया है, डायगोनल इतना दिया है। तो फाइंड बोल रहा है इतना करने। तो हमने डायगोनल मैट्रिक्स आपको पढ़ाया था। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, उसी तरह ये जो ए बी सी जो दिख रहा है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले जो है, पहला जो काम है इसमें डायगोनल मैट्रिक्स को लिखना है। तो हमने बताया था डायगोनल मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल, यानी कि डायगोनल के छोड़ के जो बाकी सब एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन जो है, मान लीजिए कि ये जो मैट्रिक्स है इसका डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, 1 हो जाएगा, 0 0 और 0 क्या हो जाएगा, 3 0 0 0 2। यानी कि देखिएगा इसका जो डायगोनल है, यही तो डायगोनल दिया गया था। इसी तरह जो है बी बी नंबर जो है इसी तरह हो जाएगा। ये पहला जो है 0 दे दिया है, और उसके बाद 0 2 0 0 5, यानी बी नंबर भी डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। और सी नंबर देखिए, सी नंबर में भी यही प्रोसेस है, 3 0 0 0 -2 0 0 5, यानी कि ये जो है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। अब जो है सिंपल बात है कि यहाँ देखिए 4a बोल रहा है निकालने। तो ए जो है मेरा 1 0 0 0 3 0 0 0 2 है, और -3, और बी जो है, बी क्या है 3 0 0 0 -2 0 0 0 5। तो इसको जोड़ पहले गुना कर लेते हैं। तो 4 हो जाएगा 0 0 0 12, 0 0 0 क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। उसी तरह माइनस, इसको 3 तिया 9 0 0 0 -6 और 0, और उसके बाद क्या हो जाएगा 0 0 15। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये जो माइनस है, ये माइनस मल्टीप्लाई कभी नहीं कीजिएगा, ये माइनस अलग चीज है, ये ओनली 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब जो फाइनली आंसर आ रहा है, आंसर देखिएगा, तो देखिएगा इसको अब इसमें घटाइएगा, क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, -5 0 0 0, यहाँ 6 हो जाएगा 0 0 0, क्या हो जाएगा यहाँ 7। हाँ 8 7 15 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 7 -7। तो अब जो फाइनली आंसर है, आंसर जो है हमें डायगोनल में ही देना है।
क्योंकि यहाँ डायगोनल में ही आंसर, ऐसे भी यहाँ तक भी आंसर सही है, या तो डायगोनल में दीजिएगा तो -5 6 -7 आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। एक बार आंसर को मिला लेते हैं। तो 25 का जो आंसर है, 25 का जो आंसर है -5 9 -3 है। आंसर कहीं, हाँ, 4 6 -7, यानी यहाँ 5 नहीं, यहाँ 4 आएगा, 4 आएगा। कहीं मिस्टेक हो रहा है। 1 एक बार आंसर क्वेश्चन मिला लेते हैं। 1 3 2 दिया गया है, तो ये 4a, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई होगा और 3 दिया यहाँ 3, यानी कि जो b है 3b, तो यहाँ देखिएगा b में जो है 0 है, यहाँ देखिए 0 है, और हम यहाँ ये कहाँ से ले लिए, ये मैट्रिक्स ले लिए, ये मैट्रिक्स ले लिए, इसलिए गड़बड़ हो गया। तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अब जो हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। तो यहाँ जो 0 हो जाएगा और 3 दूनी ओनली 6 होगा, और यहाँ 15, तो ठीक है। तो अब जो है, अब यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ जो हो जाएगा वो 6 ही होगा। तो यहाँ कंप्लीट आ गया आंसर। तो यहाँ आ जाएगा क्या, 4 6 -7। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो अब तो सुधर गया। तो चलिए अब जो बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सेकेंड जो है इसका इसी प्रकार बनेगा, तो ये 25 का सेकेंड आप बना लीजिएगा। अब जो है 26 नंबर, ये तो आप काफी सिंपल है। 26 क्या करना है, कि x का मान निकालना है। तो ये तो काफी सिंपल है, ये तो बन जाएगा आपको। अब 26 नंबर काफी सिंपल है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी क्वेश्चन में उसमें भी फंस जाता है। ऐसी बात नहीं है कि आप ही फंसते हैं, बल्कि हम भी फंस जाते हैं। तो 26 नंबर भी देख ही लेते हैं। तो शॉर्ट में आपको समझाते हैं। फाइंड मैट्रिक्स एक्स बोल रहा है, और दिया गया है x प्लस 2 5 3 2 और बराबर 4 0 -7 6। तो x का मान निकालना था, x बराबर 4 0 -7 6 -2 5 3 2 कर देना है। तो हटा दीजिए, जब घटाइएगा 2 -5, माइनस घटाइएगा -10, यहाँ हो जाएगा 4। तो यही तो आंसर हो जाएगा। तो छोटी छोटी क्वेश्चन है, कभी कभी छोटा क्वेश्चन भी लेने में मजा आता है, तो इसलिए इसको भी बना दिए। लेकिन एक बार आंसर मिला देते हैं, क्योंकि कभी कभी झटका लग जाता है, यानी कहावत है ना, जोड़ की झटका धीरे से, तो इसलिए मिला लेते हैं आंसर। क्योंकि कई बार इस तरह का झटका खा चुके हैं। 26 2 -5 -10 और 4, आंसर तो मिल गया। खुश, काफ़ी खुश हो गए आंसर मिलने के बाद। जो है बहुत मज़ा आता है। आंसर यदि नहीं मिलेगा ना क्वेश्चन में, तो निराश हो जाते हैं। तो चलिए, अब जो अगला क्वेश्चन है, वो है 27। तो 27 तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। सच दैट इतना बराबर इतना, यानी कि ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसको क्या करें, बनाएं कि नहीं बनाएं, हाँ बता देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल है। जैसे 2a पर प्लस b प्लस x बराबर 0 दिया गया है। तो 2 कोई मैट्रिक्स A है, तो A मैट्रिक्स से 2 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर B जो मैट्रिक्स है कुछ है x बराबर 0। तो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा, उसके बाद ये जो दोनों मैट्रिक्स है, इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देना है, और उसके बाद प्लस जो x है बराबर 0, और इस x को इधर ही रखना है, इस पूरा मैट्रिक्स को माइनस में लेके आना है, ऐसे करके। और इस माइनस में, शायद इस क्वेश्चन में माइनस में आपका हाफ आएगा, माइनस में आपका हाफ आएगा। ये सब क्वेश्चन हमें याद है, माइनस में हाफ आएगा,
और यहाँ जो आपका जो आंसर आएगा वो शायद आपको 0888 इस तरह कुछ आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये पूरा माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 04 -4 -4 इस तरह करके आंसर आएगा। अच्छा, आंसर मिला लेते हैं, देखते हैं बिना क्वेश्चन बने कहीं मिल तो नहीं ना जाता है, क्योंकि कोई ठीक नहीं है। आंसर में देखते हैं ये नंबर बोले 27 का है, 27 27 का जो है, 27 का बात करें, हाँ 27 का बात करें, तो 27 का जो आंसर है वो अलग ही है आंसर। यानी कि ये दूसरा क्वेश्चन कुछ होगा, लेकिन इस तरह से भी कोई सिचुएशन आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको नहीं लिखिएगा। यानी कि माइनस में आएगा तो माइनस में मल्टीप्लाई करिए, या जो भी रहे, इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा। 27 होगा कोई क्वेश्चन उस तरह से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 का क्वेश्चन भी बन ही जाएगा उसी तरह। आप 29 भी बन जाएगा, काफी सिंपल है। 29 भी बन जाएगा। तो 29 भी नहीं तो बता ही सकते हैं 29, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 29 में शॉर्ट में देखिएगा, तो 29 जो है काफी सिंपल है। फाइंड मैट्रिसेस एक्स एंड वाई दिया गया है, बराबर 5209, और उसके बाद एक और दिया गया है एंड एक्स माइनस वाई बराबर 360 -1। तो सॉल्यूशन कर देते हैं। मान लेते हैं एक एक दिया गया है ना जी, छूट रहा है क्या, एक्स प्लस वाई बराबर इतना दिया है, एक्स एंड वाई का फाइंड करना, एक्स वाई इतना, ठीक है। उसके बाद जो है इफ करके यहाँ है, इफ एक्स प्लस वाई बराबर 5209। तो यानी कि इतना दिया गया है क्वेश्चन। अब जो सॉल्यूशन करते हैं, तो लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई बड़ी में लिखिएगा, क्योंकि मैट्रिक्स का हमने बताया था वैल्यू जो होता है वो बड़ी कैपिटल लेटर में ही होता है। देखिए हम भी कभी कभी मिस्टेक कर जाते हैं। तो फिर दिया है एक्स माइनस वाई बराबर दिया गया है 360 -1। तो इसको डायरेक्ट इसको काट देना है, इस तरह से समीकरण हल कर देना। मान लेना समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, उसके बाद 2x बराबर हो गया इतना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 3 8, 6 2 8, और 0, और 9 1 -10, 9 अच्छा 8। देखिए हम जो क्वेश्चन पिछले वाले में बता रहे थे वो क्वेश्चन ये था, है ना, ये क्वेश्चन का हम आंसर बता रहे थे। तो ये था। अब तो चलिए इससे देखिए x से मल्टीप्लाई हुआ 2, तो 2 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 4404। तो ये आंसर हो जाएगा। एक बार मिला लेते हैं आंसर, एक बार मिला लेते हैं 29। तो 29 का आंसर जो है ठीक करेक्ट आंसर है, यही आंसर होगा। तो अब 29 बताने के बाद अब देखिए 30 भी बन जाएगा। कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर, किताब देखिए, कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद जो है साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके दोनों जोड़ देना है, 30 बन जाएगा। 31 भी बन जाएगा इसी तरह से जिस तरह से बताए हैं। 32 में क्या है, 32 तो काफ़ी सिंपल है, a प्लस सी को ऐड कर देना और b के बराबर आ जाएगा। तो ये
तो फाइंड सी का वैल्यू बोल रहा है ना। हाँ, देखिए 32 में क्या कह रहा है, सी का वैल्यू निकालें, यानी कि ए को जो है बी से घटा दीजिए तो सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये तो काफ़ी सिंपल है। 33 जो है 33 वो भी बन जाएगा। उसी प्रकार फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट, इतना एक्स का वैल्यू इसमें पूछ रहा है। तो ये भी बन जाएगा, तो 34 भी बन जाएगा, 35 भी बन जाएगा। यानी कि अब जो है आपका एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। तो यहाँ तक जो वीडियो देखें, आपको उम्मीद करते हैं काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो चलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी हौसला है, और हमारी हौसला ही तो आपकी सफलता है। अभी जो वीडियो शूट हो रहा है वो रात के 2 बज रहे हैं। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मेरी मेहनत का फल आपके पास है, और आप भी मेहनत कीजिए। आप भी इतना मेहनत कीजिए कि हमने जैसा क्वेश्चन ही रट लें। क्योंकि बिना रातें जागे यूं ही ज़िंदगी नहीं बदलती है दोस्त। तो चलिए यहीं वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद।